नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं जीईआरडी में। लास्ट हमने देखा था लास्ट वीडियो में जीईआरडी का या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ हम जो बात कर रहे हैं जीईआरडी की बात कर रहे हैं। उस डिजीज़ हमने देखा था कि एंडोस्कोपी आपकी इम्पॉर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशन होता है किसके लिए, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के लिए। ठीक है, जब आपके पास सिम्टम लेके आएगा पेशेंट तो आपको पास जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टेस्ट होगा वो कौन सा होगा, आपका एंडोस्कोपी होगा। ये मैंने आपको लास्ट बताया था। ठीक है, लेकिन एंडोस्कोपी करने के बाद क्या सिम्टम मिलेंगे, मैंने बताया था आपको एल्डरली पेशेंट होगा। ठीक है, बताया था कि एल्डरली पेशेंट हो जिसकी एज कम से कम 50-55 साल से ज़्यादा होगी, डिस्फेजिया मिलेगा, अलार्मिंग सिम्टम मिलेंगे, एटिपिकल सिम्टम मिलेंगे, पीपीआई काम करना बंद कर देगी। तो तब हम क्या कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं और हम फाइनल डायग्नोसिस इसमें बना लेते हैं जीआरडी की। लेकिन यदि मान लेते हैं एंडोस्कोपी करने के बाद भी आपका जीआरडी जो है आफ्टर एंडोस्कोपी डायग्नोसिस अनक्लियर, उसके बावजूद भी आपकी डायग्नोसिस अनक्लियर होती है तो फिर आपको सर्जरी की ओर जाना पड़ता है। डॉक्टर सर्जरी की बात करता है, लेकिन यदि आपका एंडोस्कोपी करने के बावजूद भी आपकी डायग्नोसिस अनक्लियर होती है, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर एक और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इसका नाम होता है पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग कराते हैं 24, ठीक है, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। पहला इन्वेस्टिगेशन क्या था, आपका एंडोस्कोपी था। ठीक है, पहला इन्वेस्टिगेशन क्या है, एंडोस्कोपी है। और जो दूसरा है वो क्या है, आपका एंडोस्कोपी करने के बाद भी डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है, आपको जीईआरडी प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, डायग्नोसिस अनक्लियर है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर सर्जरी के बारे में सोचता है, या हम बोलेंगे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कराता है वो क्या, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग कराता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है कि यदि एंडोस्कोपी कराने के बाद भी डायग्नोसिस अनक्लियर होती है तो क्या करते हैं हम लोग, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग कराते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका ईसोफेगस होता है, ये जो आपका ईसोफेगस होता है, ठीक है, इस ईसोफेगस में पीएच की मॉनिटरिंग कराते हैं। ठीक है, पीएच मॉनिटरिंग कराते हैं और टेस्ट जो है मेज़र करता है अमाउंट ऑफ एसिड रिफ्लेक्स इन यूर ईसोफेगस ओवर 24 घंटे में कितने अमाउंट में यहाँ पर एसिड आया है। ठीक है, 24 घंटे में कितना यहाँ पर एसिड आया है। और एसिड हम कैसे पता करते हैं, एसिड को हम पता करते हैं पीएच के द्वारा। आपको बताया मैंने कैसे पता करते हैं, पीएच के द्वारा पता करते हैं। तो पीएच आप जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि 24 घंटे में कितना, मतलब एग्जैक्टली 24 घंटे में हमारे ईसोफेगस में कितना एसिड आया है उसे पता करते हैं। और उसे पता करने जो टेस्ट का नाम होता है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, इम्पेंडेंस टेस्टिंग होती है। इम्पेंडेंस टेस्टिंग भी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है इम्पेंडेंस टेस्टिंग एंड मोनोमेट्री। ठीक है, लोअर प्रेशर इन मोनोमेट्री देखते हैं। ठीक है, इम्पेंडेंस टेस्टिंग करते हैं एंड मोनोमेट्री करते हैं। मोनोमेट्री का काम जो होता है आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का जो है लो प्रेशर इन एग्जैक्टली जो है प्रेशर को देखते हैं और हमको कितना क्या मिलता है इसमें, जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वहाँ पर क्या प्रेशर कैसा मिलता है, लो आपको मिलता है। ठीक है, तो आपने एंडोस्कोपी करा ली, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करा ली, इम्पेंडेंस टेस्टिंग करा ली एंड मोनोमेट्री टेस्ट कराते हैं, प्रेशर हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो कैसा मिलता है, हमको लो मिलता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एग्जाम में आते हैं। मोनोमेट्री ये एग्जाम में आता है भाई। ठीक है, प्रेशर की पता करने के लिए, और जब ये करते हैं जीईआरडी होगा तो लो प्रेशर इन द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हमको मिलेगा। आगे हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है ना, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो ट्रीटमेंट होता है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम जीईआरडी का पेशेंट देखते हैं
एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन क्लिनिकली भी आपको बता दूं, जब आप क्लिनिक में पेशेंट आएगा तो आपको जीईआरडी के लिए आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसको लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है उसको चेंज करना है। आपका वेट कम करना है, वेट ज़्यादा होगा तो आपको बताया था वेट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और वो क्या करेगा, आपका जीईआरडी रिस्पॉन्सिबल होता है, बताया था मैंने। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग कम करा लें, चॉकलेट्स खा रहे हैं तो चॉकलेट्स कम करा लें। फिर आपको बताया था मैंने कि झुकने से सोने से आपका जीईआरडी के सिम्टम बढ़ जाते हैं, ये बताया था मैंने आपको। तो इसलिए क्या करना है, हेड ऑफ बेड, बेड का जो हेड है थोड़ा एलिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ऐसे सोते हैं तो ये थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर होना चाहिए हेड यहाँ पर, ताकि आप ऐसे सोएं तो जो एसिड है वो ऊपर की ओर ना आए, फूड ऊपर की ओर ना आए, ठीक है ना। आपका रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक फूड ऊपर ना हो, जिससे यहाँ पर इरिटेशन ना हो और जीईआरडी ना बढ़े। तो हेड को आपको ऊपर रखना है। एंड हैवी मील जो है अवॉइड करना है। जिसको जीईआरडी होगा उसको एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, टुकड़ों में खाना खा लें। या हम बात करें रात के टाइम में हैवी फूड नहीं लें, क्योंकि रात में आपको सोना पड़ता है, इसलिए हैवी मील नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और एक और बता दो, रात का खाना यदि आप 6 से 7 बजे के बीच में खा लें, क्लिनिकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जीईआरडी के लिए। तो वेट कम कर लें, स्मोकिंग कम कर लें, चॉकलेट खाना कम कर दें, तक आपका जो सिर थोड़ा ऊपर हो जाए। आपका बेड जो है हैवी फूड ना खाएं, उसको तोड़ तोड़ के खाएं, और रात का खाना खासकर हैवी ना खाएं, और ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट ना लें रात में। एंड लेते भी हैं तो 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा लें, ठीक है। ये आपको पहले डॉक्टर पेशेंट को बताना है। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की, बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हमको लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऊपर भी, पीपीआई अकॉर्डिंग टू डेविडसन, अकॉर्डिंग टू पीजे मेहता, बुक में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि, और क्लिनिकली भी यूज़ होती है। पीपीआई प्रोटॉन पंप इनिबिटर नाम की ड्रग जो है, पहली फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट चॉइस ऑफ डॉक्टर होती है, फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन होती है, डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस होती है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ये आपको यार ना एग्जाम में आ जाता है। और ये जनरली क्या होती है जो पीपीआई होती है, ये आपका स्टमक है ये आपका, तो ये जो आपकी इसोफेगस जो जो म्यूकोसा होती है, उस म्यूकोसा में पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है पोटेशियम, सॉरी इसोफेगस में नहीं, आपके स्टमक में, स्टमक की बात करेंगे, इसोफेगस की बात नहीं करेंगे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, स्टमक की बात करेंगे हम लोग। स्टमक में एग्जैक्टली वहाँ पर पाए जाते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस पाए जाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस पाए जाते हैं, यहाँ पर ये पंप पाए जाते हैं। और ये जो पंप होता है, इनका काम होता है एग्जैक्टली किसमें, H+ आयन का फॉर्मेशन करना। और ये जो H+ आयन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है HCl को बनाने के लिए होता है। HCl बनेगा तो एसिड बनेगा आपका, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, एसिड बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ के जो स्टमक की जो म्यूकोसल लेयर है, यहाँ पर पंप पाया था, उसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस पंप पाए जाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस पंप पाए जाते हैं, जिसका काम होता है H+ आयन का फॉर्मेशन करना, जो फाइनली रिस्पॉन्सिबल होता है HCl बनाने के लिए। HCl बनता है तो एसिड ज़्यादा बनता है। लेकिन जो पीपीआई होता है या प्रोटॉन पंप इनिबिटर जो होता है, वो क्या करता है, इस जो पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस जो पंप है, इसको ब्लॉक करता है, जिससे H+ आयन नहीं बन पाता है, HCl नहीं बन पाता है, एसिड नहीं बन पाता है। तो ब्लॉक करता है, H+ आयन सिक्रीशन कम कर देता है, एसिड फॉर्मेशन कम हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है, एंड जीईआरडी के जो सिम्टम है वो कम हो जाते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली क्या होता है, जब एसिड कम होगा, एसिड वाला फूड कम होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपका इसोफेगस है उसमें जो आपका इरिटेशन हो रहा था, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था, वो भी कम होगा, मतलब फाइनली आपको हीलिंग मिलेगी। फिर से एक बार समझते हैं, जो पीपीआई नाम की जो मेडिसिन होती है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर जो नाम की जो ड्रग होती है, वो एग्जैक्टली वर्क करती है पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस पर काम करती है। ये पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके स्टमक में पाए जाते हैं। आपको पता है जीआरडी का मेन कारण क्या है, कि जो आपका स्टमक में जो HCl वाला जो खाना है, वो आपके इसोफेगस में जाता है और वो आपका जीईआरडी प्रोड्यूस करता है, फिर सिम्टम आपको मिलते हैं। लेकिन यदि हम एसिड बनना कम कर दें, एसिड कम बनेगा और जो फूड
इसोफेगस में आएगा वो कम एसिड वाला आएगा, तो ऑटोमेटिक जीईआरडी के जो सिम्टम है वो कम हो जाएंगे और वहाँ पर जो इसोफेजाइटिस हो गया है वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं हम लोग, पीपीआई देते हैं, मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएज। ये पंप है जो प्रोटॉन पंप जिसकी बात करें वो कौन सा पंप है, पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएज है। इसे हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं ये दवा जाकर, और जिससे आपका H+ आयन कम बनता है, एसिड कम बनता है, एसिडिटी कम होती है और जीईआरडी के सिम्टम कम हो जाते हैं और हीलिंग भी वहाँ पर होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से काम करती है। और इसके अंदर जो कॉमन ड्रग आती है, जो बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो ड्रग आती है वो आती है ओमेप्राजोल नाम का ड्रग दिखा है बुक में, ठीक है। उस नाम का जो ड्रग होता है वो वेरी वेरी इफेक्टिव होता है। और ड्रग्स भी होती हैं जो फार्माकोलॉजी में आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये ओमेप्राजोल नाम का जो ड्रग है मैं बता रहा हूँ, ये एक पीपीआई ड्रग है। अकॉर्डिंग टू बुक जो पीपीआई है वो ये ड्रग दिया जाता है जो आपका प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है या पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीएस को बंद करता है। लेकिन जब ये ड्रग लेते हैं या पीपीआई जब लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक डेविडसन या पीजे मेहता बात कर रहे हैं हम लोग, जब पीपीआई लिया जाता है तो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, लाइक हेडेक प्रोड्यूस करती है, डायरिया प्रोड्यूस करती है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली पीएच अल्टर करती है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका यहाँ पर नॉर्मल जो HCl बनना चाहिए, ठीक है, वो आपका नहीं बन रहा है, या हम बोलेंगे जिस कारण से जब आप पीपीआई देंगे तो यहाँ के H+ आयन नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा, तो यहाँ का जो पीएच है वो आपका अल्टर हो जाएगा, पीएच में आपको बदलाव मिलेगा। और जब पीएच में अल्ट्रेशन होता है तो कई बार देखा गया इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बता दो जो भी आप खाना खाते हैं वो अंदर आता है और यहाँ जो कंसनट्रेटेड HCl होता है वो उस फूड में मिलकर उस फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। नॉर्मली हर बॉडी के अंदर जो भी आप खाना खाते हैं जब वो अंदर आता है, स्टमक में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, हमारी बॉडी को बचाने वाली मैकेनिज्म होती है, डिफेंस मैकेनिज्म होती है HCl के द्वारा जो बैक्टीरिया किल करता है। लेकिन यदि पीएच अल्टर हो जाएगा, मींस जो कंसनट्रेटेड HCl की जो प्रॉपर्टी है, यदि पीएच अल्टर हो रहा मतलब जो HCl का जो पीएच है अल्टर हो रहा है, दैट मीन्स जो HCl का जो कंसनट्रेशन वो कैसा हो रहा है, थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, जिससे जो बैक्टीरिया जो होंगे ईजिली वहाँ पास हो जाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और खासकर कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, यहाँ से आपको याद रखना है कि जब भी हमारी बॉडी में पीएच स्टमक का में HCl का पीएच अल्टर होता है तो वेरी कॉमन इन्फेक्शन किसका मिलता है, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल का मिलता है, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल का मिलता है। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया उस वैरायटी का, उस क्लास का बैक्टीरिया है, ठीक है। और जो अंदर जाकर क्या प्रोड्यूस करता है, डायरिया, कोलाइटिस एंड बॉवल प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। जो क्या प्रोड्यूस करता है, डायरिया, कोलाइटिस एंड बॉवल प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए डायरिया प्रोड्यूस कर रहा है, कोलाइटिस प्रोड्यूस कर रहा है, बाउल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे पीपीआई वेरी इफेक्टिव, यदि पीपीआई अच्छा काम करती है तो आप जब पेशेंट को पीपीआई देते हैं तो वो कौन सा डोज होता है, थेरापेटिक डोज होता है, क्योंकि हमें जीईआरडी को ठीक करना होता है, कंट्रोल करना होता है, सिम्टम को कंट्रोल करना होता है, उसमें इसोफेजाइटिस को हील करना होता है, पता है मैंने आपको, थेरापेटिक डोज होता है। जब उसका रिस्पांस अच्छा आता है, पेशेंट में पीपीआई अच्छा काम करती है और उसके सिम्टम सब चले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है, मेंटेनिंग डोज में कन्वर्ट कर देता है। पहले थेरापेटिक डोज देता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि सब कुछ ठीक रहा, दवा ने बहुत अच्छा काम किया, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, रिलीफ आ गया, पेशेंट बोलता है सर अब मुझे कोई दर्द नहीं होता, कोई जलन नहीं होती, कोई बर्निंग नहीं होती है, डॉक्टर क्या करता है उसको मेंटेनिंग डोज में कन्वर्ट कर देता है। ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन यदि पीपीआई देने के बाद पेशेंट को कोई रिलीफ, नॉट इफेक्टिव, कोई रिलीफ नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं होता, सिम्टम बिल्कुल वैसे के वैसे ही मिलते हैं उसको जो मैंने आपको जीआरडी बताया था, तो हम क्या करते हैं, पीएच मॉनिटरिंग करवाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, पीएच मॉनिटरिंग करवाते हैं। और पीएच मॉनिटरिंग कराने के बाद हम जब पीएच मॉनिटरिंग करवाते हैं और यदि हमको लगता है कि वहाँ पर का जो पीएच है वो आपको 6 या 4 आपको मिलता है, मतलब
पीएच मॉनिटरिंग पॉजिटिव मिलती है, मतलब वहाँ अच्छा खासा आपको एसिड मिलता है, 24 घंटे में अच्छा खासा एसिड आता है, और जो वहाँ का पीएच को बताता है, जो आपका HCl के कारण वहाँ का पीएच बदल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि भाई वहाँ पर एसिड आ रहा है, तो आपका पीएच मॉनिटरिंग पास आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, मतलब पास हो जाती है, मीन्स पॉजिटिव मिलती है, मीन्स वहाँ का जो आपका पीएच है वो आपको 6-4 के बीच में मिलता है। तो आप क्या करते हैं, पेशेंट को जनरली सर्जरी के लिए बोला जाता है, और उसे हम बोलते हैं फंडो एप्लीकेशन सर्जरी, फंडोप्लिकेशन सर्जरी। ठीक है, एग्जाम में आती है। GERD में कौन सी सर्जरी होती है? सर्जरी का नाम है क्या है? फंडोप्लिकेशन सर्जरी का नाम है फंडोप्लिकेशन। इंपॉर्टेंटली याद रख लें, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। फंडोप्लिकेशन आपको याद रखना, फंडोप्लिकेशन सर्जरी मतलब आपकी GERD में होती है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कि यदि आपका पीएच मॉनिटरिंग नेगेटिव आती है, पहली कंडीशन पीएच मॉनिटरिंग पॉजिटिव आएगी तो आपको फंडोप्लिकेशन कराना है। लेकिन यदि पीएच मॉनिटरिंग नेगेटिव आती है तो आपको अपने डायग्नोसिस को अगेन रिव्यू करना है, और इसमें एक नई दवा ऐड कर देते हैं, ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन TCA, अकॉर्डिंग टू बुक में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव पीएच मॉनिटरिंग होती है, नेगेटिव पीएच मॉनिटरिंग आती है, मतलब वहाँ का पीएच में कोई बदलाव नहीं है, सब नॉर्मल है। तो आप डायग्नोसिस को फिर से रिव्यू करें, और कई बार डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करने के बारे में सोचते हैं। एंटी डिप्रेसिव ड्रग होती है, वो कौन सी होती है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नाम की ड्रग, TCA नाम की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पहले हमने बात करें PPI के बारे में बात की, पूरा कंप्लीट PPI हमने देख लिया। ठीक है, सेकंड जो मैनेजमेंट होता है, एंटी हिस्टामिक नाम की ड्रग दी जाती है। और एंटी हिस्टामिक ड्रग जो होती है वो क्या है, पहले आपको बता दो। नॉर्मली जो हिस्टामिन नाम का जो सब्सटेंस है वो ये जो आपका स्टमक है, ठीक है, तो हिस्टामिन नाम का जो सब्सटेंस है यहाँ पर रिलीज होता है, और वो बाइंड होता है H2 रिसेप्टर ऑफ स्टमक या GIT में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? H2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो हिस्टामिन जो होगा, जो हिस्टामिन है ये बाइंड किससे होगा? आपका H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा, और जैसे बाइंड होता है तो जिस सेल, मतलब सेल के, मतलब जो आपके स्टमक में जो सेल है उस सेल में क्या पाए जाते हैं? H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो वो जैसे बाइंड होंगे तो उस सेल को स्टिमुलेट कर देंगे, और जैसे स्टिमुलेट होंगे तो वो सेल क्या करेगी इंपॉर्टेंट काम करेगी, सिग्नल प्रोड्यूस करवाएगी, और क्या करेगी? जो आपका हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है जो मैंने आपको बताया था, उसको हाइड्रोजन पोटेशियम पंप या हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप या पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसको स्टिमुलेट सिग्नल पहुंचाएगी, और ये पंप क्या होगा? स्टिमुलेट हो जाएगा, और जिससे आपका H+ आयन बनता है, और आपकी बॉडी में HCl बनता है, मतलब HCl मतलब एसिड बनता है। नॉर्मली आपकी बॉडी में HCl बनने की ये वाली मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, वो H2 रिसेप्टर ऑफ स्टमक की जो सेल है, स्टमक की जो सेल में, उसमें सेल में H2 रिसेप्टर पाया जाता है, उससे बाइंड होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और वो फाइनली किसको स्टिमुलेट करता है? हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को स्टिमुलेट करता है, जिससे H+ आयन बनता है, और HCl आपका बन जाता है। नॉर्मली आपकी बॉडी में ये होता है। ठीक है, ठीक, आपकी बॉडी नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, जब ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, मतलब जब ये GERD प्रोड्यूस करता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस हिस्टामिन को ब्लॉक करने की दवा देते हैं, एंटी हिस्टामिक नाम की ड्रग देते हैं। एंटी हिस्टामिक ड्रग क्या होती है? वो जाती है, और जहाँ पर हिस्टामिन जुड़ने वाला होता है उसकी जगह में एंटी हिस्टामिक नाम की ड्रग जाके जुड़ जाती है। ठीक है, ये आपका स्टमक है, और यहाँ पर आपका H2 रिसेप्टर है, इससे हिस्टामिन आके जुड़ेगा,
तब ये क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और एसिड बना लेगा। लेकिन ये इससे जुड़ने से पहले क्या होता है, एंटी हिस्टामिक ड्रग जाके यहाँ जुड़ जाती है। जब एंटी हिस्टामिक ड्रग जाके यहाँ जुड़ती है तो वो क्या करती है, एंटी हिस्टामिक ड्रग जो होती है H2 रिसेप्टर से बाइंड होती है और जो सेल को स्टिमुलेट होने से रोकती है, जो सेल को स्टिमुलेट होने से रोकती है, मतलब सेल स्टिमुलेट नहीं होगी, सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, H+ आयन नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा, जिससे आपका GERD के सिम्टम कम हो जाएंगे और हीलिंग आपको मिलेगी। तो जो आपका एंटी हिस्टामिक ड्रग जो है वो H2 रिसेप्टर ऑफ सेल ऑफ आपका स्टमक से बाइंड होती है, जिससे वो सेल को स्टिमुलेट होने से रोकती है। स्टिमुलेट नहीं होगी तो सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा, सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase एक्टिवेट नहीं होगा, H+ आयन नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी। इस तरीके से काम करती है। और इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल है, ड्रग का नाम है सेमिटिडीन। और ड्रग भी होती हैं लेकिन मैं एग्जाम्पल एक ही बताया है। सेमिटिडीन नाम की ड्रग जो है वो बेस्ट एंटी हिस्टामिक ड्रग होती है। इस ड्रग को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है गायनेकोमेस्टिया, मतलब फीमेल लाइक ब्रेस्ट इन मेल, पुरुषों में भी फीमेल लाइक ब्रेस्ट मिलते हैं। जो लोग सेमिटिडीन नाम की ड्रग जो है लंबे समय तक लेते हैं तो उनमें गायनेकोमेस्टिया नाम की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। ये कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका जो है लास्ट हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रीटमेंट का, वो है ऑल ट्रीटमेंट या ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट फेल। सभी जो मेडिसिन आपने दे दिया, PPI दे दिया, ठीक है, एंटी हिस्टामिक ड्रग दे दिया, सब फेल हो गई, तो पेशेंट जो है ये कंडीशन आ गई। दूसरा पेशेंट बोलता है सर मैं PPI नहीं खाऊंगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई खाना मैं भूल जाता हूँ, लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी। तो डॉक्टर क्या बोलता है, ठीक है, ये एंड अगली बात करते हैं, बहुत सीवियर सिम्टम मिलते हैं आपको, तो आपको सर्जरी करानी होती है। सर्जरी का नाम क्या होता है, फंडोप्लिकेशन सर्जरी होती है GERD में। बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो फंडोप्लिकेशन कम्प्लीटली मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सर्जरी का डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपका जो सर्जरी से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फंडोप्लिकेशन। तो इस जो वीडियो में ये जो पूरा GERD में आपको मैंने एनाटॉमी बताई, फिजियोलॉजी बताई, पैथोलॉजी बताई एंड मेडिसिन वाला पार्ट बताया, सर्जरी वाला पार्ट भी जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से वो भी अपन ने कवर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट GERD है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ GERD। अभी एक वीडियो और बचा है, उसमें आपको बताऊंगा मैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD। ठीक है, तो ये आप वीडियो जो है इसमें कंप्लीट मैंने GERD बता दी है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके अलावा आपको बता दूँ, आप यदि BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो आप मेरा एमेट्रेमेडिक एंड ऑर्गेनो मेडिसिन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करें। वीडियो आप मेरे देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और वीडियो प्रॉपरली बनाता रहूं। ठीक है।